इंस्टेंट परचेजिंग ये हम जो सर्वर जितने भी वहां से लॉन्च करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, किस टाइप की कॉस्ट होती है, ठीक है, वो सब आता है इंस्टेंट परचेजिंग में। जैसे हमने EC2 सर्वर लॉन्च किया, ओके, EC2 सर्वर मीन्स कि सर्वर है जिसमें लाइनक्स या विंडोज सर्वर हम जो लॉन्च करते हैं, EC2 तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2 फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, इंस्टेंट ऑन डिमांड instances, reserve instances, spot instances, ठीक है। On demand instances pay for the instant that you use by minutes। हेलो। हम्म। अच्छा, मेरी बात हो गई उनसे। हाँ, आ जाएंगे वो, ठीक ठीक है। ऑन डिमांड इसलिए मीन्स कि आपका जो सर्वर हम लॉन्च करते हैं, कोई इसी सर्वर है जिसमें लाइनक्स या विंडोज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो मिनट बेस उससे चार्ज होता है। मिनट मीन्स अपने अगर 15 मिनट बाद अगर उसको आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। वो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस में आ जाता है। लेकिन ऐसे सर्वर का यूज कहाँ पे होता है? और नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, मतलब कुछ समय के लिए यूज करने का मतलब ये क्या होता है, मतलब कुछ समय के लिए 10 मिनट। देखो, ऑन डिमांड और रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपने रिजर्व किया, वो 1 ईयर 3 ईयर के लिए रिजर्व कर लिया। अगर आपने 1 ईयर के लिए रिजर्व कर लिया, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट है वो 1 ईयर के लिए पूरी चली जाती है। आप उसको स्टॉप करो या स्टार्ट करो, आपको 1 ईयर का कॉस्ट जाएगा। ऑन डिमांड में क्या होता है कि आपने इसको स्टॉप कर दिया तो वहीं पे कॉस्ट स्टॉप हो जाएगी। और जैसे आपने कोई टेस्टिंग पर्पस के कोई सर्वर लॉन्च किया, इसकी रिक्वायरमेंट है 1 महीने के लिए भी रिक्वायरमेंट, फिर इसको बोला कि इसको स्टॉप कर दो, 6 मंथ बाद फिर जरूरत पड़ेगी, तो 6 मंथ का जो गैप हुआ उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी, तो बेनिफिट है। अगर रिजर्व कर लेते तो क्या होगा, स्टॉप करो स्टार्ट करो कॉस्ट सीधा जाएगी, ठीक है। तो ऑन डिमांड इंस्टेंस का यही यूज है कि आपको मिनट बेस यूज कर सकते हो, कितना आप यूज करो उतना आपको पे करना है। जैसे आपने स्टॉप कर दिया, आपको कोई पेमेंट नहीं लगेगी। अभी ज्यादातर कुछ कंपनीज हैं जो कर रही हैं, वो लोग क्या करते हैं, शाम को इवनिंग में 11 बजे 12 बजे सर्वर को सब कुछ स्टॉप कर देते हैं, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे या 8 बजे जैसे टाइम उसको स्टार्ट, उसका जो गैपिंग का जो टाइमिंग हुआ है उसमें कुछ कॉस्ट नहीं आएगी, तो इससे बेनिफिट हो जाता है हमको, ठीक है। और रिजर्व इंस्टेंस होता है, तो रिजर्व इंस्टेंस आपको 1 ईयर और 3 ईयर के लिए आपको उसको रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है। बट उसकी पेमेंट है वो वन टाइम पेमेंट जाती है 70%, बाकी 30% जाती है वो आपको मंथली बेसिस पे पे करना पड़ता है, ठीक है। वन टाइम पेमेंट चली जाती है उसकी उसी मंथ पे जब आप रिजर्व करो 70%। इसमें क्या आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है रिजर्व में, क्योंकि आप रिजर्व कर रहे हो कि कोई चीज आप इकट्ठी ले रहे हैं तो क्या डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो रिजर्व इंस्टेंस में क्या है कि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, ओके। तो ऑन डिमांड रिजर्व का मतलब समझ में आया। ऑन डिमांड रिजर्व स्पोर्ट इंस्टेंसेस का यूज होता है हावरली बेसिस पे लगा सकते हैं, बिल्ड लगा सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट इंस्टेंस किसी का माइग्रेशन पर्पस से आया कि मुझे 4 आवर्स के लिए 5 आवर्स के लिए, और उसमें ये भी बिल्ड लगा सकते हो इतने आवर्स के लिए और इतनी हम पे कर सकते हैं। अगर आपके लिए अवेलेबल होगा वो तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, the spot prices fluctuate based on the supply and on demand, but you never pay more than the maximum price you specify। जितना आपने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है टाइमिंग और प्राइस, उतना ही आपको पे करना होगा, उससे आप आगे नहीं बढ़ेगा लिमिट, ठीक है। और अगर आपने 4 आवर्स के लिए लिया हुआ है तो आफ्टर 4 आवर्स वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, 2 से 3 मिनट पहले आपको 2 मिनट या 3 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, इट विल ऑटोमेटिक टर्मिनेट, ठीक है। स्पोर्ट डिस्टेंस का यही है। तो स्पोर्ट डिस्टेंस काफी कम यूज करते हैं, जब टेस्टिंग पर्पस के लिए हुआ है, माइग्रेशन पर्पस से साल में या 2 साल में 1-2 बार हो जाता है, बट ज्यादातर हम यूज करते हैं ऑन डिमांड और रिजर्व इंस्टेंस। मैक्सिमम यूज कर रहे हैं कंपनी ऑन डिमांड कर रही है, जिस कंपनी का 24 आवर होगा वो स्पोर्ट इंस्टेंस जैसा कॉस्ट बचाने के लिए। नहीं, स्पोर्ट इंस्टेंस का नहीं, स्पोर्ट इंस्टेंस सॉरी सर, ये रिजर्व इंस्टेंस जैसे कंपनी वेबसाइट है, और उनकी वेबसाइट कंफर्म है तो लाइफ टाइम कंप्लीट करेगी, तो वो लोग क्या करते हैं 3 साल के रिजल्ट कर लेते हैं सीधे सीधे 3 इयर्स के लिए, ठीक है। या कोई ऐसी वेबसाइट है, कंपनी में डिस्कशन होता है, टीम साथ डिस्कशन होता है कि आप जो सर्वर ले रहे हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑन डिमांड रिजर्व, आप उनको अंडरस्टैंडिंग करोगे, ठीक है, एक्सप्लेन करोगे दोनों का डिफरेंट क्या है। वो बोलेंगे अगर ऑन रिजर्व चाहिए मुझे, तो आप उनको ये भी कंफर्म करना है कि रिजर्व, एक बार रिजर्व हो गया तो उसकी कॉस्ट चली जाएगी,
चाहे 1 ईयर के लिए कर रहे हो आप 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। क्या उस सर्वर को 1 ईयर 3 ईयर के लिए यूज नहीं करोगे या बस बेनिफिट देख रहे हो, तो वो सब हमें कंफर्म करना पड़ता है, ठीक है। तब हम उसको रिजर्व करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ज़्यादा तो ऑन डिमांड में लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, ऑन डिमांड इंस्टेंस, रिजर्व इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस। EC2 स्टोरेज टाइप। EC2 जो सर्वर हम लॉन्च करते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, उसके स्टोरेज टाइप होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस, SSD, प्रोविजनल IOPS एंड मैग्नेटिक, ठीक है। जनरल पर्पस SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, कॉल्ड GP2। इसका जनरल पर्पस का हम यूज करते हैं नॉर्मल जब कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, क्लाइंट को एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो हम डायरेक्टली जनरल पर्पस बाय डिफॉल्ट लेते हैं, ठीक है। इसका IOPS होता है वो 3000 का, ये नोट कर लो आप। अभी वैसे डेटा कार्ड कनेक्ट कर लिया है वैसे मैंने, यही वाला राउटर लगाया है इसमें। ठीक है। जनरल पर्पस का यूज होता है मतलब नॉर्मल पर्पस से करते हैं जब कोई एडिशनल क्लाइंट को एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और बोला मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, कोई भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड लेवल के, नॉर्मली स्टैंडर्ड लेवल के लेवल, ना ज्यादा हाई ना लो, ठीक है। तो मीडियम में तो आप जनरल पर्पस है। इसका IOPS होता है जनरल पर्पस IOPS 3000 IOPS होता है, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, IOPS। इसका स्टोरेज साइज होता है मिनिमम 1 GB एंड मैक्सिमम 16 टेराबाइट। जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, यस, 16 टेराबाइट का वॉल्यूम जो होता है ना, उसका हार्ड डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क में वॉल्यूम सीधे होता है, वर्चुअल वॉल्यूम वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। 1 GB मिनिमम हो गया और मैक्सिमम 16 टेराबाइट, ठीक है। प्रोविजनल IOPS का यूज करते हैं, लाइक IOPS अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हुई, बस डिफरेंट बस यही है दोनों में, IOPS जनरल होगा प्रोविजनल, यस। इसका मैक्सिमम 25 100 IOPS, मिनिमम 100 IOPS है, मैक्सिमम 20,000, ठीक है। लिख लो प्रोविजनल IOPS इक्वल टू 100 IOPS मिनिमम, 100 IOPS मैक्सिमम 20,000 IOPS, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे नहीं 3000 से मेरा अबव है, IOPS मुझे अबव चाहिए, लाइक 5000 भी होता है 6000, तो आप कौन सा लोगे, जनरल पर्पस लोगे। और जनरल पर्पस नहीं, सॉरी, प्रोविजनल IOPS मैक्सिमम चाहिए 3000 अबव चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला नहीं 3000 से नीचे मेरा IOPS रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 22,000 हो सकता है या 1000 हो सकता है, देन आप फिर आप जनरल पर्पस सेलेक्ट करो, ठीक है। ओनली डिफरेंट है वो IOPS का ही है। प्रोविजनल IOPS में जो साइज है वो 4 GB मिनिमम होता है इसका, ठीक है। स्टोरेज साइज 4 GB मिनिमम। जब आप IOPS पे जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको 4 GB से मिनिमम ले लेगा। बस IOPS में इनपुट आउटपुट, IOPS की फुल फॉर्म लिख लो, इनपुट आउटपुट पर सेकंड, कितनी स्पीड से रीड हो रहा है डाटा, कितनी स्पीड से राइट हो रहा है, रीड एंड राइट कैपेसिटीज, ठीक है। मिनिमम 4 GB और मैक्सिमम 16 टेराबाइट इसका स्टोरेज साइज है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंट आपको समझ में आया, ओनली IOPS का और कुछ नहीं, ओके। मैग्नेटिक इसी टाइप से पूछेंगे, स्टोरेज टाइप बताओ, वो आप बोलोगे जनरल पर्पस, इंटरव्यू में होगा या एग्जाम में होगा, ठीक है। वो आपको इंटरव्यू में स्टोरेज टाइप पूछेंगे, एग्जाम में क्या होता है कि स्टोरेज टाइप्स आएंगे, कौन कौन स्टोरेज टाइप है, तो आपको बस टिक मार्क करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक कम यूज होता है, उससे रिलेटेड जाता है ज्यादातर, उससे रिलेटेड आएंगे, 30% आपका जो थ्योरी आ जाएगा, मैं आपको क्लास में पूरा करा दूंगा, बाकी जो है प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक या थर्ड है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक काफी कम यूज होता है क्योंकि ये बहुत स्लो होता है, इसका स्टोरेज, इसका IOPS है वो ओनली 100 है,
100 मीन्स ना के समान एक तरह से, बहुत स्पीड्स कम होती है। तो पेन ड्राइव हम लेके आते हैं मार्केट में, काफी स्लो कॉपी होता है डाटा, ठीक है। तो उसमें मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव होती है और हमें सस्ती मिल जाती है। पेन ड्राइव जो हम जैसे पेन ड्राइव आते हैं, कुछ कुछ पेन ड्राइव मैग्नेटिक तो वो पहले फ्लॉपी ड्राइव वगैरह आता था, हाँ पेन ड्राइव भी वो तो अलग नहीं, जैसे उसमें आईपीएस कम होता है, आईपीएस कम होता है, ठीक है। गिगाबाइट का यस, बहुत ही कम हो, तो इसका तो ऐसे मैग्नेटिक बोलेंगे उसको, वो वही चीज। क्लास के ऊपर उसका क्लास है। यस, ठीक है। तो इसका आईपीएस है वो 100 है, और स्टोरेज साइज है 1 GB से लेके 1 TB। इसमें आपको कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर। अगर इसी टू पे आ गया वो इंटरव्यू वाला स्टोरेज टाइप पे, तो वो इसी में पूछेगा वो, ठीक है। Magnetic is a previous generation volumes. Amazon RDS also support magnetic storage. RDS तो relational database है, तो MySQL, Oracle, ठीक है, इस database जो हम सर्विसेज यूज करते हैं, बट अब कंपनी मैग्नेटिक को नहीं प्रिफेयर करती, चाहे RDS यूज कर रहे हैं चाहे यूज, वो से बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो बोलते कॉस्ट लेने ले लो, मैग्नेटिक हमें यूज नहीं करना, बहुत स्लो चलता है, इसका यूजेस नहीं, ठीक है। For backward capability, we recommend that you use general purpose SSD about provision IOPS of any new storage need. तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जनरल पर्पस यूज कीजिए या प्रोविजन कीजिए, मैग्नेटिक बैकवर्ड कैपेबिलिटी, ठीक है। तो इनके 3 टाइप्स के ये होते हैं। नोट्स मिल जाएगा हम लोगों को, नोट्स मिलेगा। हाँ, ये पीपीटी से करेंगे, ये वाला पीपीटीज मिलेगी और वीडियोस भी बना रहे हैं। आज पेन ड्राइव लाएंगे, है ना, ठीक है। आपने मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कल की भी वीडियो आपको मिल जाएगी ना, कल की क्लास आपकी मिस होगी ना, वीडियोस देखना स्टोरी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा EC2। व्हाट इज एमएनओ EC2, ठीक है। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड्स, ठीक है। इसमें हम जितने भी सर्वर्स है, लाइक विंडोज सर्वर्स, मैन सर्वर, ओवन2, सेंटोस, रेड हैट, इस टाइप के जितने भी सर्वर्स हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम हम EC2 सर्विस के अंदर ही लॉन्च करेंगे, ठीक है। जो अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है सर्वर से रिलेटेड, तो आपको EC2 सर्विस में ही जाकर सर्वर लॉन्च करेंगे, इस टाइप के सर्वर, ठीक है। इन्होंने अमेजन वालों ने माइक्रोसॉफ्ट से, रेड हैट से, ठीक है, सबसे टाइम करके रखा हुआ, सबके OS का। हाँ, सब अवेलेबल है, जिस टाइप कौन कौन सा वर्जन चाहिए, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, सब मिलेगा, ओके। ये है EC2। Amazon EC2 currently support a variety of operating system, Amazon Linux, Ubuntu, Windows Server, Amazon का भी Linux है, ठीक है। इन्होंने खुद अपना फेवरेट बनाया हुआ है, Ubuntu, Windows Server, Red Hat, SUSE Linux, Enterprise Server, Fedora, Debian, सारा सब टाइप करते हैं, इसीलिए तो सभी लोग कंपनी ज्यादातर इसी पे मूव कर रही है, जो आपको जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में सब मिल जाता है। एमआई Amazon मशीन इमेज, इमेज का यूज, इसका एमआई का यूज होता है कि रनिंग सर्वर है, फिलहाल से, ठीक है, उसके पूरे सर्वर की इमेज डालना, एक आईओएस इमेज स्नैपशॉट ऐसे बैकअप बैकअप के लिए, ठीक है। अगर आपका सर्वर वो क्रैश हो जाता है, तो उस इमेज से आप पूरा सर्वर लॉन्च कर सकते हो। ये वाला कल कराया था ना, कल कराया था, कब कराया था, हाँ बताया था ना मैंने। तो पूरी जो इमेज है उस सर्वर की, अगर आपको सर्वर क्रैश हो जाता है, तो उस इमेज से सर्वर लॉन्च कर सकते हो, पूरा पूरा एग्जिट कर, टाइम भी लगता है तुरंत, 5 मिनट में, बहुत फास्ट है, ठीक है। विद इन 5 मिनट में आप कर सकते हो उसको, ठीक है। स्नैपशॉट ऑफ, यू कैन टेक स्नैपशॉट ऑफ वॉल्यूम, ब्लॉक वॉल्यूम लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव। स्नैपशॉट जो होते हैं वो आप वॉल्यूम के स्नैपशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, उसका स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का यूज है कि आपका किसी, एक तो सर्वर क्रैश हो गया, तो आप सर्वर क्रैश हो गया तो किससे करोगे, एमआई से बात करेंगे, पूरा सर्वर क्रैश हो जाता है, डेली बेस पे एमआई क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे आज मैंने, अभी हमने 10 बजे एमआई क्रिएट किया, शेड्यूल कर देंगे, हाँ शेड्यूलिंग होती है, वो स्क्रिप्टिंग करेंगे, ठीक है। एक तो था मैनुअली क्रिएट करना, वो बताएंगे, इसको स्क्रिप्टिंग करेंगे। आज हमने इसे 10 बजे क्रिएट किया और 11 बजे वो क्रैश हो गया, तो 10 बजे जो एमआई है उसमें पूरा एज इट इज 10 बजे तक का डाटा सर्वर मिल जाएगा,
ठीक है। स्नैपशॉट है वॉल्यूम्स का, सी ड्राइव डिलीट। अगर किसी डी ड्राइव में से या सी ड्राइव में से कुछ फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है, तो आप क्या करें, पूरा सर्वर तो एमआई से तो लॉन्च नहीं करोगे पूरा सर्वर, क्या करेंगे, जो स्नैपशॉट है वॉल्यूम का, उस स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करोगे और वॉल्यूम को सर्वर में अटैच करोगे। अटैच करके उससे डाटा निकाल के फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सी से डी में या ई से सी में, तो उसको डिटैच कर दो और फिर डिलीट कर दो। तो डाटा बैकअप के लिए भी यूज होता है। ठीक है। लाइट चली गई। लाइट अभी भी नहीं दिख रहा है। तो सीखने को प्रैक्टिकल का मिलता है। लाइट चलेगी ऊपर। हाँ, देख लो वो। चलती रहेगी। इलास्टिक आईपी एड्रेस होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, ओके, नॉट अ डायनामिक आईपी एड्रेस। डायनामिक नहीं होता है। नहीं, डायनामिक होता है जब सर्वर लॉन्च करते हैं उसमें डायनामिक आईपी एड्रेस मिलेगा आपको, बट आपको मैनुअली इलास्टिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आईपी इसका मतलब क्या होता है? इलास्टिक आईपी एड्रेस का मतलब सर ने कोई सर्वर एक लॉन्च किया, ठीक है, रनिंग कोई नया सर्वर लॉन्च करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आईपी मिलता है डीएससी के थ्रू, डायनामिक। जैसे हम वाईफाई से राउटर से कनेक्ट करते हैं लैपटॉप को, तो उसमें कोई आईपी मिल जाता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट डे आओगे तो क्या होगा, चेंज हो जाता है, फिर चेंज होता है, दूसरा आईपी मिलेगा। ठीक है, लीज रहता है उसमें। हाँ, यस, लीज। तो उस केस में क्या करते हैं, इलास्टिक आईपी एड्रेस देते हैं सर्वर में। अच्छा, यहाँ पे क्या करता है, सर्वर जो लॉन्च है उसमें जो आईपी मिला डायनामिकली, इधर भी ऐसा ही है कि आप स्टॉप करोगे और स्टार्ट करोगे तो आईपी चेंज हो जाता है, क्यों डिस्कनेक्ट हुआ और कनेक्ट हुआ। ऐसे वाईफाई से हम लैपटॉप डिस्कनेक्ट करते कनेक्ट करते हो आईपी चेंज जाता है, ठीक है। तो इसमें भी यही यूज है, आप स्टॉप करेंगे सर्वर को और स्टॉप कर स्टार्ट करते हो तो आईपी चेंज करता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपने अपने टीम मेंबर्स में या क्लाइंट को या जिसने भी सर्वर लॉन्च करवाया उसको आप जो आईपी देते हो, अगर वो चेंज हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, स्टॉप की उसने बाय मिस्टेक की स्टॉप कर दिया फिर स्टार्ट किया, ठीक है, आईपी चेंज हो जाएगा। जिसको अपने आईपी एड्रेस यूजर ने पासवर्ड दिया सर्वर का, तो वो क्या हुआ, उसको एक्सेस नहीं हुआ। एक्सेस नहीं होगा। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा आईपी एड्रेस। एक इलास्टिक आईपी, स्टैटिक आईपी परमानेंट देना पड़ता है। इलास्टिक आईपी मींस परमानेंट आईपी एड्रेस, तो आपको परमानेंट उस आईपी एड्रेस को देना पड़ता है। तो इसमें भी डीएससीपी में भी फंक्शन होता है रिजर्व करने का। हाँ, जो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर जिनका होता है, ठीक है, नहीं तो एक रिजर्व कर सकते हैं। इलास्टिक उसी को कहते हैं। यस, इलास्टिक आईपी एड्रेस, हाँ, ठीक है, परमानेंट आईपी एड्रेस। तो वो आईपी एड्रेस फिर आपको जब उसको अटैच करते हैं उस आईपी एड्रेस को, फिर वो आप स्टॉप करो स्टार्ट करो आईपी आपका वही रहेगा, परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो लास्ट यूजर को कैसे वो लोग मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, आईपी से करते हैं, मैक वगैरह कुछ रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए? कैसे यूजर्स को, मतलब जैसे आपने आईपी फिक्स कर दिया, तो यूजर मतलब लॉगिन कर रहा है, लॉगिन आईडी पासवर्ड से वो आईपी एड्रेस यूजर ने पासवर्ड सब देना पड़ता है, सब देना पड़ता है, देना पड़ेगा।
सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप, तो इसमें हम ये पोर्ट यूज करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप से यहाँ पर सर्वर हो, कोई जो भी सर्विस हम यूज करेंगे, सर EC2 सर्वर हो गया, RDS डाटाबेस हो गया, इलास्टिक लोड बैलेंसर, सब में EC2 सिक्योरिटी ग्रुप का यूज होगा। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे एज ए फायरवॉल वर्क करता है। आपने कोई सर्वर लॉन्च किया, जब तक सिक्योरिटी ग्रुप में परमिशन नहीं दोगे आप तो सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने पोर्ट आपको लिखाए थे, है ना। तो अब ये तो PPT आपको मिल जाएंगे वैसे। HTTP का पोर्ट नंबर है 80, ठीक है। इसका जो वेबसाइट एक्सेस करने यूज करते हैं HTTPS 443 सिक्योर हो जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21 पोर्ट नंबर है, ठीक है। SS सिक्योर सॉकेट सेल जो लाइनेक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 22 पोर्ट नंबर। RDP 3389 रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ये है विंडोज के लिए यूज करते हैं, विंडोज सर्वर एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर विंडोज सर्वर को हमने सर्वर लॉन्च किया है, उसमें हमेशा जब भी कोई सर्वर आप लॉन्च करो सिक्योरिटी को आपको देने ही देना है, ऑप्शन आता है सिक्योरिटी। जब तक आप 3389 पोर्ट अलाउ नहीं करेंगे आप एक्सेस नहीं कर सकते उस रिमोट पे, ठीक है। यस, RDP MySQL 3306, ओरेकल का है 1521, ठीक है। ओरेकल का सेकंड पोर्ट भी अवेलेबल हो गया 4490, ठीक है। व्हाट इज द SSH प्रोटोकॉल? SSH आल्सो नोन एज सिक्योर सॉकेट सेल। SSH यूज होता है लाइनेक्स सर्वर को एक्सेस करने के लिए। विंडोज तो हम RDP करके ले लेते हैं, रिमोट डेस्कटॉप करके। जैसे हमने रिमोट डेस्कटॉप पे IP डाला, यूजर ने पासवर्ड डाला, तो वो एक्सेस जाता है। रिमोट पे हमने लिया था, कल किया था ना प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन लाइनेक्स को करने के लिए हमें क्या करता है, SSH का यूज करना पड़ता है, ठीक है। लाइनेक्स सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें पुटी सॉफ्टवेयर है, पुटी सॉफ्टवेयर फॉर पुटी सॉफ्टवेयर लाइनेक्स SSH क्लाइंट। पुटी सॉफ्टवेयर फिर हम लाइनेक्स सर्वर को एक्सेस करते हैं, कमांड बेस्ड होता है, ठीक है। It does not support .pem format, hence you have to convert to PPK format using PuTTY generate software। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई सर्वर हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, लास्ट में हम एक की जनरेट करने के लिए बोलते हैं। की मींस एक यूजर नेम पासवर्ड, वो की एक यूजर नेम पासवर्ड का वर्क करती है। जब सर्वर लॉन्च करेंगे लास्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा जनरेट द की .pm फॉर्मेट, PPK की, ठीक है। तो ये की हमें जनरेट करनी पड़ती है क्योंकि ये हमें यूजर नेम पासवर्ड रिट्राइव करने की हेल्प करता है। लाइनेक्स सर्वर एक्सेस करने के लिए विंडोज सर्वर एक्सेस में .pem फॉर्मेट की होती है, बट लाइनेक्स सर्वर एक्सेस करने के लिए हेंस यू हैव टू कन्वर्ट इट टू PPK फॉर्मेट यूजिंग पुटी जनरेटर सॉफ्टवेयर। जो .pem फाइल है उसको PPK में कन्वर्ट करना पड़ता है पुटी जनरेटर सॉफ्टवेयर के थ्रू। अच्छा, ठीक है। पुटी जनरेटर एक सॉफ्टवेयर है, या प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको फिर उसमें डाल देगा, ठीक है। What is different between instances and machine images? बताओ इसका मतलब क्या है? What is different between instances and machine images? Instances हमारा रनिंग सर्वर हो गया, मशीन इमेज इमेज हो गई, ठीक है। यहाँ पर EC2 के अंदर जो हम सर्वर लॉन्च करते हैं वो उसे सर्वर को वो Amazon अपनी लैंग्वेज में इंस्टेंसेस बोलते हैं, EC2 इंस्टेंसेस, यस, ठीक है। EC2 इंस्टेंसेस बोलते हैं सर्वर को अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमारा EC2 का ये टॉपिक था, ये वाला। इसका हम प्रैक्टिकल करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ ना, इनका करना है ना। देखना एयरटेल टॉप फ्लोर कनेक्ट हुआ, ये पासवर्ड डाल के 9818014543। 98 नहीं हो रहा, अरे यही वाला है फर्स्ट, मेरे तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, कनेक्टेड दिखा रहा है।
पे 9818 014 543। इसमें कनेक्ट हो गया फोन में कनेक्ट हो गया। चैनल के ऐसे चैनल से प्रॉब्लम होता है बैंडविड्थ से कभी-कभी आपका भी हो मेरा लैपटॉप नहीं हो रहा फोन में हो गया। फोन हो गया 9818 014 543 इसको कनेक्ट हो गया। फोन नहीं ले लिया स्काइपिंग वगैरह तो बहुत ज़्यादा हो गया हो सकता है आईपी कनेक्टर आईपी बढ़ाओ ना वाईफाई में ना उसमें देखना नहीं आईपी नहीं बढ़ाएगा। आईपी तो सेम नहीं स्टडी आईपी बढ़ाओ लैपटॉप में रखिए। हाँ मैंने तो वही देखा कि नहीं है स्टैटिक नहीं दोनों में सेम प्रॉब्लम नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं इसमें ये भी फोन में आ गया अभी एक बार फोन में आ गया ना पासवर्ड तो ठीक है पासवर्ड ठीक है जनरेट देगा ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी कभी-कभी मैच नहीं करता है कभी-कभी कौन सा WPA2 ना ये कनेक्टेड हो गया उसको डिसेबल करके इनेबल कर दो। हाँ वही मैं कर रहा हूँ इसको डिसेबल करो इनेबल करो डिसेबल किया हो गया फिर ये काउंट करो साइड कर दो इसको बैठो हाँ पेट भी लगा ठीक है हो गया इसमें आपने अकाउंट कब क्रिएट किया था चेक कर रहा था डेबिट कार्ड डिटेल भी आता है बनाया था 2 रुपए कटे हाँ क्योंकि वो रिटर्न भी आ जाते हैं पासवर्ड के कुछ भी डाल सकते हैं हाँ पासवर्ड भी डाल दो ठीक है
इसको भी डाल सकते हैं हाँ ऑनलाइन करिए हाँ इसको दो। इसको नहीं करना पड़ेगा नहीं नहीं सिक्योरिटी की और प्रॉब्लम है इसमें कुछ और लैपटॉप में प्रॉब्लम है जैसे ये डिसेबल इनेबल के ले लिया कनेक्ट कर दिया फिर से डिसेबल इनेबल करके देखो ना कोई तो किया ना ये बात दो बार मैं किया मैं वाले डाल देता हूँ इसका ये जो है ना मैनुअली क्या कनेक्ट नहीं हो पाएगा हाँ एक बार डिसेबल करना उसको थोड़ी देर डिसेबल करके रखो अकाउंट में मैं अपने ठीक है अकाउंट लॉगिन करोगे आप उसको सर्विसेज में जाना है यहाँ आ रहा है EC2 ठीक है इस पर क्लिक करना EC2 से यहाँ पे इंस्टेंसेस आ रहा है इंस्टेंसेस आ रहा है ना क्लिक ऑन इंस्टेंसेस लेफ्ट साइड में और सर्विस साइन अप कर दो कॉन्टैक्ट सपोर्ट सपोर्ट में कॉन्टेक्ट नहीं बोल रहा सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करना है ठीक है न्यू टैब खोल ले लो या उसी टैब में कर लो सपोर्ट सेंटर हाँ क्रिएट केस ठीक है क्रिएट केस पे क्लिक करोगे यहाँ पर अकाउंट एंड बिलिंग से रिलेटेड अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट ठीक है सिलेक्ट करोगे नीचे सिलेक्ट करोगे अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी सर्विस में हाँ यस सर्विसेज में क्या है एक्टिवेशंस की प्रॉब्लम चल रही है ठीक है एक्टिवेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे लिख दो आई एम नॉट एबल टू एक्सेस ठीक है यहाँ अकाउंट एक्सेस कुछ भी लिख दो यहाँ लिखो आई एम नॉट एबल टू एक्सेस फोन नंबर पे क्लिक करो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट करोगे अपना मोबाइल नंबर डाल दो सबमिट करोगे आपको से कॉल आ जाएगी डालते सबमिट करो अभी कॉल आएगा कार्ड आपके पास है कोई दूसरा मेरे पास तो नहीं है पापा हाँ उनका भी है। रनिंग इंस्टेंस इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे एंड लॉन्च इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस ये आ गया सर्वर्स फर्स्ट हमारा है विंडोज सर्वर लॉन्च करना है ना तो यहाँ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहे हैं लेकिन आपको फ्री टियर एलिजिबल ही सिलेक्ट करना है
चाहे लाइनक्स सर्वर लो या विंडोज सर्वर लो, ठीक है। तो अब नीचे देखेंगे हमें सब ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं, तो विंडोज सर्वर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे आप। विंडोज सर्वर 2012 R2 बेस कर लिया हमने सिलेक्ट, ओके। इसके बाद आ गया कि हमारे फैमिली टाइप्स में ये इंस्टेंस टाइप, ये भी फ्री टियर में सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। फ्री टियर यूजुअली T2.micro 1 CPU 1 GB रैम। कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टेंस, कितने इंस्टेंस एक बार में आप लॉन्च करना चाहते हो, अच्छा ये भी ठीक है। यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम 20 कर सकते हैं, 20 हाँ, बाद में हम इंक्रीज करा सकते हैं लिमिट, ठीक है। नेटवर्क बाय डिफॉल्ट रहेगा हमारा। सबनेट एबिलिटी जोन मैंने बताया था, तो 1A रहेगा एबिलिटी जोन, अच्छा ठीक है। वाले को ले लो। ये फर्स्ट क्या- 1A सिलेक्ट करना है, ये है क्या इसमें क्या क्या एबिलिटी है, अच्छा एबिलिटी जोन, डाटा सेंटर, यूएस ईस्ट यस, एंड्रॉइड वर्जन है क्या ना। तो बताया ना एबिलिटी का, एक डाटा सेंटर डाउन होता है दूसरे सब हो जाता है, अच्छा तो फर्स्ट आपको 1A लेना है इसमें, ठीक है। सेकंड सर्वर लॉन्च करेंगे इसमें 1B लेना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने एबिलिटी सिलेक्ट कर लिया 1A। ऑटो असाइन आईपी एड्रेस इनेबल, ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस जो मिले हमें इनेबल्ड हो जाए। डोमेन जॉइन डायरेक्टरी IAM रो, ये बाय डिफॉल्ट अभी छोड़ेंगे इसको, ठीक है। IAM रो वाला हम बाद में करेंगे। शटडाउन बिहेवियर स्टॉप रहेगा। इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शंस, क्या ऑप्शन है शटडाउन बिहेवियर, उसमें क्या क्या है? शटडाउन एंड टर्मिनेट, तो हम डायरेक्टली शटडाउन बिहेवियर में स्टॉप तक कंडीशन रखते हैं, अच्छा ये स्टॉप करने में स्टॉप ही रह सकता, ठीक है। टर्मिनेट ना हो जाए यस। इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शंस अगेंस्ट एक्सीडेंट टर्मिनेशंस मींस, इस पे टिक मार्क लगाने है, अगर कोई टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो पहले बोलेगा जो प्रोटेक्शन लगाया है उसको डिसेबल कीजिए, देन आप टर्मिनेट करते हैं, चाहिए तो ये सिक्योर लगाने की सिक्योरिटी है, ठीक है, प्रोटेक्शन। क्लाउड वॉच का हम अपना अलग टॉपिक है, उसमें कवर करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक अलग अलग है, एक साथ करने में थोड़ा समझ नहीं आएगा, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे हम। टेनेंसी शेयर्ड, रन ए शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस, डेडिकेटेड रन ए डेडिकेटेड इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट लॉन्च दिस इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट, ओके। रन शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस मींस कि आपने सर्वर स्टॉप कर दिया तो उसका CPU रैम जो भी है सब शेयर होने लगेगा। डेडिकेटेड इंस्टेंस लगाओगे तो एडिशनल चार्जेस है, लेकिन अलग अलग चलेगा। हाँ, अगर आप स्टॉप करो स्टार्ट करो आपको डेडिकेटेड टैब के लिए कॉस्ट लगेगी। डेडिकेटेड होस्ट जैसा लाइसेंस होता है, पेपर लाइसेंस वगैरह, ठीक है, तो वो डेडिकेटेड होस्ट के अंदर आता है। तो हम जो कवर करते हैं शेयर्ड रन इंस्टेंस में करते हैं, सेटअप करते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क इंटरफेस बाय डिफॉल्ट रहेगा हमारे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट है ऐड स्टोरेज। ऐड स्टोरेज में वॉल्यूम टाइप्स आ गया हमारा, 30 GB बाय डिफॉल्ट रहता है फ्री टियर के लिए, ठीक है। फ्री टियर में अगर लेते हैं विंडोज सर्वर तो उसका 30 GB है। वॉल्यूम टाइप्स हो गए जनरल पर्पस, प्रोविजनल, मैग्नेटिक, तीनों दिया, ठीक है, तीनों का दिखा रहा है इसमें। जनरल पर्पस में 100 से 3000 बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो फ्री वाले में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल पर्पस सिलेक्ट करना है, हमें कोई IOPS तो चाहिए नहीं। IOPS करोगे तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, करना पड़ेगा उसका, यस, ठीक है। मैक्सिमम कितना था, 20,000 था, 20,000 हाँ, तो 20,000 दे सकते हो, 20,000 2 देंगे, आगे जाके एरर आएगा ये, ठीक है। मैग्नेटिक का NA मीन्स 100 है, बहुत कम, बाय डिफॉल्ट हो सकता है। यस। तो जनरल पर्पस सिलेक्ट करेंगे हम। डिलीट ऑन टर्मिनेशन मीन्स वॉल्यूम का, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, जब सर्वर को आप टर्मिनेट मीन्स सर्वर टर्मिनेट का मतलब है डिलीट कर देना सर्वर, ठीक है। डिलीट ऑन टर्मिनेशन, जब सर्वर आप टर्मिनेट करो तो वॉल्यूम भी डिलीट हो जाए, यस, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ठीक है। तो हम इसलिए चेक बॉक्स रखते हैं कि अगर डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते, सर्वर टर्मिनेट हो तो डिलीट हो जाए वॉल्यूम भी। ऐड वॉल्यूम मीन्स अगर आपको सी ड्राइव आपकी ये वाली है, D ड्राइव चाहिए तो आप कितने GB का, 100 GB का चाहिए, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, इसमें डिलीट ऑन टर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। E ड्राइव चाहिए तो आप E ड्राइव लिख लो, CD ड्राइव आप इंक्रीज कर सकते हैं। GB का ले सकते हैं क्या ये जो ड्राइव है, C ड्राइव, D ड्राइव वगैरह? हाँ, 16 टेराबाइट 16 टेराबाइट इसमें फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अभी जो फ्री का 30 GB है, 30 GB है, फ्री 30 GB है, हाँ, वैसे कॉस्ट पे तो पे करना पड़ेगा, कॉस्ट पे, हाँ, ठीक है। ऐड टैग्स, टैग मीन्स आपको फिल्टरिंग करने के लिए, नेम अच्छा फिल्टर करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो आपके 1000 सर्वर्स
है उसमें तो आपको फिल्टर करना हो तो बस उसका नेम डालोगे तो बस वही नेम का सर्वर आ जाएगा, ठीक है। टैग नहीं दे देगा, इंस्टेंस है, वॉल्यूम सब पे जाएगा टैग। ये सिक्योरिटी यूज होता है एज ए फायरवॉल, जो मैंने बताया था, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप तो एक बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है, लेकिन हम क्रिएट करेंगे एक सिक्योरिटी ग्रुप विंडोज के लिए। विंडोज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है सालवी? हाँ ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप नेम दे दिया हमने। सिक्योरिटी ग्रुप हम क्यों दे रहे हैं? ये ऑप्शन मैंने बताया था कि जब आप सर्वर क्रिएट करोगे, कुछ भी चीज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ऑप्शन आएगा आपका स्टेप पे कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, वो आने आना है। ये एज ए फायरवॉल काम करता है। जब तक वो 3389 पोर्ट यहाँ पे अलाउ नहीं करोगे, आप विंडोज का आईडीपी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स भी आ रहे हैं, आरडीपी, एचटीटीपी भी आ रहा है, ठीक है। एचटीटीपीएस है, एचटीटीपी भी है, माई सिक्वल भी है, सब आ रहे हैं ना। तो पोर्ट्स बाई पोर्ट हम अलाउ करते हैं, ठीक है। यहाँ से टाइप में पोर्ट सेलेक्ट करोगे। सोर्सेस में आ रहा है एनीवेयर माई आईपी कस्टम, ठीक है। कस्टम मीन्स कि आपने मैनुअली आईपी एड्रेस देना है आपको, कि किसी लोकेशन से एक्सेस करना है, आपके घर से एक्सेस करना है, या किसी दूसरे ऑफिस से करना है, तो वहाँ का पब्लिक आईपी हमें यहाँ पर देना होगा, ठीक है। या वो वहाँ की कौन सी आईपी से कनेक्ट हो, ठीक है। तो आपको आईपी कहाँ से निकालना पड़ता है? आईटी से नहीं पूछना, आईटी वाले टीम से नहीं पूछना, आप सीधे आप क्या करोगे, सो माई आईपी कर दो। स्टैटिक आईपी के पास होता है उसके लिए ना। हाँ, सो माई आईपी करोगे, व्हाट इज माई आईपी, ये आईपी आ जाएगा, ये आपको देना होगा, ठीक है। वहाँ पे तो अब मैं एक्सेस होऊंगा इसी आईपी से कनेक्ट होगा, ठीक है। क्रोम, ठीक है। एनीवेयर मीन्स कहीं से भी हो जाएगा, 00 करके आएगा, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, अलाउ कर दिया हर जगह से। माई आईपी मीन्स हमारे नेटवर्क का, जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट हो वहाँ का आईपी एड्रेस आगे देखो। अभी माई आईपी कर देंगे तो आगे वही आईपी सेम। कस्टम में अभी यूज करते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट आई कि मुझे सर्वर एक्सेस करना है यहाँ से, तो यहाँ से कर सकते हो। उसके आईपी कैसे पता चलेगा? 477 कस्टम वाले में क्या बोला? कस्टम में होता है कि आपने सर्वर लॉन्च किया, आपका आईपी एड्रेस है, यूजर पासवर्ड, मैं किसी दूसरे ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। तो मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है, वहाँ से मैं जिस लैपटॉप ऑफिस में इंटरनेट से कनेक्ट होना ना, वो आईपी एड्रेस मुझे बताना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। मैं फिर वहाँ पे अपने चेक करूंगा, ये आईपी एड्रेस आपको कॉपी पेस्ट करके मेल करूंगा आपको, आप वो आईपी यहाँ पे डाल दोगे, देन फिर मैं एक्सेस करूँगा। वो कस्टम होता है, कस्टमाइज कर रहे हो अपनी तरफ से, मैनुअली दे रहे हो, ठीक है। ये रिव्यू किया हमने। Actually, I'm accessing my account, but I'm unable to make And any launch. instance. I'm able to make any instance. Just 5 minutes ago. 8 minutes ago. Yes. EC2. EC2. Yes, sir. EC2 server. सर्वर का नाम पूछ रहा है, कौन सा सर्वर अभी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं? पहला क्या बताया था? अब लॉगिन ही हो रहा है अकाउंट में। नहीं, लॉगिन हो गया था। वो EC2 पे जब क्लिक इंस्टेंसेस विंडोज सर्वर, इंस्टेंस विंडोज सर्वर। वो पूछ रहा क्या लॉगिन करना? हेलो हेलो, गिव मी 1 मिनट। ये तो पेज आ गया।
पीछे क्लिक किया नहीं, क्लिक किया था उसके बाद Hello. फॉरवर्ड्स रहते हैं Hello. कि Yeah, आपके I am access not. I am नहीं able to access. Yes, yes, I can hear you. And now I am able to access my accounts. Okay. So thanks for support. Thank you. पूछे थे कौन सा सर्वर लॉन्च कर रहे हैं जो लॉन्च नहीं हो रहा। मैं समझ गया था, मुझे हो गया अकाउंट तुम्हारा लॉगिन हो गया, तभी पूछ रहा था क्या प्रॉब्लम है। वहाँ उनको दिख गया था ना, वो देख जाता ठीक है। ये नेक्स्ट आगे स्टेप्स की पेयर्स, ठीक है। इसमें की जो होती है हम डाउनलोड करते हैं .pem फाइल की, ठीक है। पीपी की होती है। क्रिएट न्यू की पेयर, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू की पेयर। की पेयर नेम दे दो आप यहाँ पे विंडो। डाउनलोड की पेयर्स, ये हमें की डाउनलोड करनी पड़ेगी। की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये you have to download the private key .pm file before you can continue store its secure accessible location. You will not able to download the file again after it's created. ठीक है, तो ये क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है और उसको सिक्योर भी रखना है आपको। ये की हमारी विंडोज की पासवर्ड रिट्राइव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सर्वर अगर लॉन्च करना है तो आपको की डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड की पेयर्स, ठीक है। .pm फॉर्मेट किसने ये कहाँ पे काम होता है? अभी करते हैं लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। सर्वर हमने लॉन्च कर देते हैं, की हमने डाउनलोड कर ली। जब भी सर्वर आप लॉन्च करो की आपको चाहिए, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। यस। ये सर्वर हमने लॉन्च कर लिया, रनिंग कंडीशन में आ गया। आईपी एड्रेस हमें मिल गया, ये पब्लिक आईपी मिल गया, ठीक है। हाँ ऑटोमेटिक, वो लास्ट आईपी बाद में करेंगे हम। ऑटोमेटिक आईपी मिल गया। अब हमको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए ना, ठीक है। यस, एक्शन में जाओगे, गेट विंडोज पासवर्ड। 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है। एक्शन में गेट विंडोज पासवर्ड। अभी इनिशियलाइजिंग कर रहा ना, अभी कंप्लीट हुआ नहीं, कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आ गया। एक्शन में गए, गेट विंडोज पासवर्ड, यहाँ पे शो भी कर रहा है। क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रहा है चूज की पेयर। टू डिक्रिप्ट योर पासवर्ड यू विल नीड टू की पेयर ऑफ द इंस्टेंस, ब्राउज की पेयर्स और कॉपी पेस्ट कंटेंट्स, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो की पेयर है, की नेम क्या है, विंडोज का है, चूज फाइल्स कर लो, डाउनलोड्स पे जाओ, विंडोज की पेम फाइल है ना ये, अभी जो किया था वही। यस, उसी को तो करना है। ये डाउनलोड में आ जाते हैं, डाउनलोड करते हैं तो ओपन कर लो एंड डिक्रिप्ट, राइट। ये हमारा कॉपी पेस्ट कर लो, यस। ये PV6 में था क्या? इसका IP4 PV6 6 यूज नहीं हो रहा अभी।
गेट पासवर्ड में था ना। हाँ फिर से अपडेट डीएनएस। ये डीएनएस है इसका। अच्छा डीएनएस है, ये तो ऐसा डीएनएस भी होता है। हाँ इस टाइप का भी देता है बना के। अच्छा ठीक है, हम्म, पब्लिक डीएनएस भी यूज कर सकते हो ऐसे आईपी आप, हम्म, या फिर आप ये वाला आईपी भी यूज कर सकते हो। इससे भी लॉगिन हो इससे भी जाएगा। लॉगिन हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, हम्म, कॉपी किया, रन में जाके रिमोट डेस्कटॉप ना सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया हमने, कंट्रोल सी लेके अकाउंट लॉगिन हो गया विंडोज। लेकिन अगर आईपी उसका चेंज हो गया तो फिर से हाँ चेंज होगा फिर एक्सेस नहीं होगा ना। जब सर्वर बंद होगा तब। यस, उसके लास्ट आईपी देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है नेट के स्पीड पे, जितना फास्ट रहेगा। नेट की स्पीड पे और वो कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या लिया हुआ है, हाँ 1 सीपीयू 1 जीबी तो मिनिमम ही है वो तो हमारा। ये आ गया। ठीक है, सर्वर हमारा एक्सेस हो गया। अब ऐसे विंडो सर्वर हमारे लॉन्च हो गए। हम्म, ठीक है, ये अभी आगे हम करेंगे ये चीज़ें, आईएस वाला करेंगे। ठीक है, ये तो अभी लॉन्च करना ही सीखना भी तो हमें पहले। जब नेट हो जाता है तो हम्म, यहाँ पे आ रहा है इलास्टिक ब्लैंक आ रहा है। हम्म, यहाँ अभी हम जब इलास्टिक को रिजर्व करेंगे तो आप इलास्टिक एड्रेस हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब इसको स्टॉप स्टार्ट करेंगे तो चेंज हो जाता है ये। स्टॉप। अच्छा ये फ्री सर्विस कितने टाइम, एक साल के लिए है? 1 साल के लिए है, पर मंथ आपको 750 आवर्स मिलेगा। 750 आवर्स। अच्छा मतलब ऑन डिमांड में है ये, समझिए ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में, यस ऑन डिमांड ही है। अनलिमिटेड टाइम। देखो स्टॉप किया तो आईपी एड्रेस ब्लैंक हो गया ना, और आईपी दूसरा मिलेगा, वो वाला मिलेगा नहीं हमें, तो फिर से है ना। स्टार्ट कर देते हैं इसको स्टार्ट होने दो। इलास्टिक आईपी एड्रेस कैसे अटैच करना है, ये इलास्टिक आईपी दी आ रही सर्विस पे क्लिक करो, अलोकेट न्यू एड्रेस, अलोकेट एंड अलोकेट, मिल गया आईपी एड्रेस। वो भी ऑटोमेटिक देगा वो, लेकिन वो फिक्स रहेगा। अभी इंस्टेंस नहीं अटैच है ना, सर्वर अटैच नहीं है अभी रनिंग में भी नहीं। अभी आया, अभी आईपी एड्रेस दूसरा दे दिया इसने 225 करके। पहले हमारा कौन सा था, 175 था, है ना, या 225 आ गया। इस आईपी को हमें अलोकेट कर देना ना, एसोसिएट एड्रेस इस पे हाईलाइट करोगे, इंस्टेंसेस पे, ये इंस्टेंस है हमारा। ठीक है, प्राइवेट आईपी हमारा आ जाएगा, उसको ये रीसेट कर दिया, उसको हटा देगा, अपना नया डाल देगा इस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ आईपी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, वही सेम आ गया ना। ये पता है, अभी स्टॉप करो, स्टार्ट करो, फिर ये अब इसको हम स्टॉप कर देंगे। चेंज करना चाहेंगे तो कैसे चेंज? फिर तो वही चेंज लास्ट ये देखो, अब इसको स्टॉप स्टार्ट कर दिया ना, आईपी हमारा नहीं हटा, यही रहेगा। इसी में लास्ट ईयर भी देखते हैं ताकि वो परमानेंट सेव ये कर देने में बेटर है। यही करते हैं हम हमेशा, सबसे जब सर्वर लॉन्च करते सबसे पहले आईपी दे देते हैं। वही तो, फिर से जाओ। अरे एक बार तो ऐसा हो गया था, खो ही गया था सर्वर एक क्लाइंट का था, उसका साइट ही चलना बंद हो गई। सर्च करते रहो बस आईपी एड्रेस ही था, वो भी ऐसा था, उसने भी डिटेल ले ली, टीम भी चेंज हो गई थी, अब बोला ये आईपी है, चल ही रहा है, अब वो आईपी ही नहीं मिला। तो एक अकाउंट में कितने सारे सर्वर होते हैं, किसका सर्च करते हैं। फिर एक एक करके चेक किया, फिर फाइंड आउट एक चेक करना पड़ेगा, इसलिए आईपी। ठीक है, ये इंस्टेंस आईडी है, इसको ये समझ लो, उसको इंस्टेंस आईडी यूनिक होती है,
आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, आईपी एड्रेस, नाम और सब चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस आईडी ये नहीं रहती है, ज़्यादातर हमें इस चीज़ से फाइंड आउट करनी चाहिए। अच्छा, डिस्टेंस आईडी, ठीक है, ये फिक्स रहता है। फिक्स रहता है, हम्म। ठीक है। मतलब एक बार जो सर्वर क्रिएट होगा उसका ये आईडी ये आईडी बन जाता है, ये यूनिक आईडी होती है, यूनिक आईडी है। ठीक है ना। ठीक। इससे हमें फाइंड आउट करना होगा चीज़ों को। देखो स्टॉप कर दिया, फिर भी वही आईपी रहा, इसको स्टार्ट कर दिया, आईपी हमारा यही रहेगा।